अच्छा भाई एक होमवर्क दिया था तुम सबको, हो गया? अच्छा नहीं, पहले तो एक बात कि किस आपने गलती की थी? सबने की थी। आपने भाई ने पकड़ लिया। अच्छा ये शर्जील क्या है सर, होमवर्क से रिलेटेड एक सवाल है, ये सवाल पूछे भाई शर्जील। सबके सवालों के जवाब देने के लिए आया हूँ आज, इधर दे दूंगा। हाँ कोई मसला नहीं है, इधर हो जाता क्यों नहीं होगा, कसम से होगा। फेयर वैल्यू मेथड में नहीं होगा, और इसलिए नहीं होगा क्योंकि उस नेट एसेट्स के अंदर गुडविल ऐड कर दो, हो जाएगा। सही है, गुडविल का फर्क है ना। अच्छा भाई इधर सुने। अच्छा जी भाई यूसुफ, अच्छा पहले तो अम्मी की कसम सच बताओ, कितने लोगों ने 6 महीने वाला भर मारा था? हाँ जी वेरी गुड जी। नहीं हाँ सोल्यूशन भेजा था मैंने। अच्छा भाई देखो, सिर्फ देखो सब इधर, सब बच्चों ने प्रॉफिट को पूरा माइनस कर दिया था, आप लोगों ने भी। अब देखो एक्विजिशन कब की है, साल के बीच में। हाँ 30 जून पे एक्विजिशन की है, दैट मींस कि आप लोगों ने, बैलेंस तो होगा, मैंने बोला सिखाया ऐसा है आपके उस्ताद ने, बैलेंस तो होगा। पर ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है ये देखना। सही है जी। तो एक बात का ख्याल रखना, प्लीज सुनना, प्लीज 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 फोकस के साथ। आपकी एक्विजिशन डेट आपको ख्याल रखना है। अगर आपने साल के बीच में एक्वायर किया तो नेट एसेट्स आपको साल के शुरू के चाहिए, 6 महीने बाद के, 6 महीने बाद के। तो अगर आप रिपोर्टिंग डेट की रिटेन अर्निंग आपके पास है तो मैं कितने महीने का प्रॉफिट माइनस करूं? 6 महीने का। अच्छा फिर जो डेप्रिसिएशन बुक होगा बच्चों, वो बताओ कितना बुक होगा? वो भी 6 महीने का, वो भी 6 महीने का। और रिपोर्टिंग डेट पे जो कैरिंग अमाउंट आएगी वो भी 6 महीने के डेप्रिसिएशन के बाद आएगी। ऐसा ही है भाई, क्लियर है जी? बेहतरीन है भाई। अच्छा जी, जी अहमद तुम कुछ पूछ रहे थे? देखो डेप्रिसिएशन, तुमने जब एक कंपनी को एक्वायर किया साल के बीच में, यानी बातें नहीं यार दादा, इधर बातें नहीं। तुमने अगर एक कंपनी को एक्वायर किया है साल के बीच में, सही है, तो मुझे तुम खुद एक सेंसिबली बात बताओ, तुम्हारे लिए कॉस्ट जो ज्यादा हुई थी साल के बीच में हुई थी, तो डेप्रिशिएट भी कितना करोगे? 6 महीने। सही है जी, इस बात का ख्याल रखना। वो जानबूझ के सवाल दिया था ऐसा, ताकि तुम आज के बाद सब बच्चे, देखो पूरे साल करोगे आंसर तो मतलब इतना सा डेविएट होगा ना, तो मसला ये है कि एग्जामिनर इस पे वापस बुला लेता है कि आधे साल के चक्कर में 6 महीने के लग जाते हैं, वो भी आधा साल। 6 महीने में वैल्यू, पागल हो गया क्या यार? 80,000, मुझे अभी भी याद है, 80,000 रुपए की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, 2 साल उसकी लाइफ थी, 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन, तो बचेगा 60 का। सही है, यही किया ना भाई। अच्छा जी, अब शर्जील, सर बैकग्राउंड पे बहुत शोर है, सब प्लीज यार जानी बातें नहीं करना, तो मैं बोला भी है यहाँ पे जाता है, सॉरी जी। इसके बाद अरे हमें ये कैसे पता लगेगा कि 30 जून तक उसने हाफ प्रॉफिट कमाया है? भाई इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन आप यही अज्यूम करेंगे ना कि प्रॉफिट इमीडिएटली अक्रू हुआ है। सही है जी, वरना कैसे सवाल करेंगे शर्जील? वरना सवाल में लिख के देगा आपको। हाँ भाई यहाँ तक कोई मसला क्लियर है सब? चलिए जी आगे चलते हैं। ऑडिट भी आज खत्म नहीं होकर दे दी थी। नहीं नहीं, FA2 आज ऑफ नहीं हो सकती। पहले एक सवाल देना है मैंने। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10। भाई ये क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको सिर्फ इसको करना है फुल गुडविल मेथड से। अरे जैन कर ले, सवाल कर ले भाई। चले जी, बातें किए बगैर जानी जल्दी से ये सवाल करना है।
और इसको आपको सॉल्व करना है फुल गुडविल मेथड से। पार्शियल से नहीं करना, पार्शियल से तुम लोगों को आता है। मैंने ये बंद जाने वाली 2 साल की उसमें लगती, ठीक है। हाँ तो उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर, 1.5 से 0.5 साल के बाद आएगा ना जी। मैंने क्या किया, मैंने 25 कर दिया, तो ये तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन आ गया ना। अगर मैं 1 कर रहा था ना तो एक सही साल गलत बाद आता है, गलत आई है ना। 80,000 60,000 आएगी ना 6 महीने के डेप्रिसिएशन के तो बाद। मैं इसको क्या करूँ, 1.5 करूँ, 1.5 या 0.5, 1.5 1.5 साल बचेगा ना लाइफ। हाँ आ गया था। सही है। जो बचेगा लिस्टेड कंपनी पे होगी ना शर्जील, पार्टनर के नाम वाली एग्जेम्पशन एक्सेप्शन जो है, क्योंकि देखो प्राइवेट कंपनी में तो नाम ही नहीं आएगा ना, तो उसमें थ्रेड क्या होगा जब बता ही नहीं रहा तो पंगा किस बात का। अब तुम सोचो अगर तुम लोगों को मैं ये कंपोनेंट्स नहीं पढ़ाता तो तुम लोग तुम्हारे आते। बड़े लोगों की बात वही है, लोगों की ऑडिट वाले हैं लोग। हाँ भाई भाजपा उसके तो उसका जिक्र ही नहीं जो बात है शर्जील। मैं कर रहा हूँ ये सवाल। ओके जी, करें आप करें।
बिल्कुल हम ऐसा केस करेंगे नाम कि जिसमें फेयर वैल्यू कम होगी, बिल्कुल करेंगे केस। बिल्कुल सही अहमद। हाँ अपने हिसाब से करो विदाउट एनी डिस्कशन। हाँ हो गया। रिटेन अर्निंग 3 लाख दी हुई है ना एक्विजिशन की, तो वो रख दे। हाँ अच्छा पहले एक बात ये बताओ, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे अभी जिन्होंने इस 79,960 को फेयर वैल्यू ऑफ एनसीए ले लिया है? देखो अगर आप इस पे गौर करना पर देखें, ये है गुडविल ऑफ एनसीआई। अगर आपको फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई चाहिए तो आप इसके अंदर शेयर ऐड करें। बिल्कुल, तो आपको नेट एसेट्स का शेयर ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर। वापस से देखो भाई, इधर ज्यादा बातें नहीं इधर देखो। हमने ये सीखा है अब तक की क्लासेस में। चलिए जी अब सही है असद मासी, आवाज सही है, क्लियर है? ओके अच्छा जी अब सुन ले इधर मेरी बात। देखें वैसे हमने जितनी भी सवाल की हैं उसमें फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई गिवन होती है, सही है। इस वाले केस में आपको देखो, मैंने आपको बताया फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई में 2 चीजें होती हैं, एक गुडविल और नेट एसेट्स का एक्विजिशन का शेयर। नेट एसेट्स का उसका हिस्सा कौन से दिन का? एक्विजिशन का, प्लस गुडविल। इसने पता है क्या बता दिया? गुडविल। तो आप नेट एसेट्स निकाल के उसमें एनसीआई का हिस्सा निकाल के ऐड करेंगे तब आपको मिलेगी फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। अब बताओ अम्मी की कसम में किसने गलत किया ये? अच्छा जी गलत किया। 4 लाख फेयर वैल्यू आ रही है, बिल्कुल सही। यानी भाई एनसीआई की फेयर वैल्यू आ रही है कितनी? 4 लाख। हाँ अब ये एग्जाम में ख्याल रखना है। कोई नहीं मोहित, वापस से कर ले यार। ऐसे मैंने इसमें ये बताया कि फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई में 2 चीजें होती है ना,
गुडविल ऑफ एनसीआई और एनसीआई का नेट एसेट्स का एक्विजिशन का शेयर। तो इस वाले सवाल में आपको गुडविल दी हुई है एनसीआई की, तो एनसीआई के नेट एसेट्स निकालो एक्विजिशन की, इसमें ऐड करा दो तो आपको फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई मिल जाएगी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन की। ये हमने कल सीखा है। ऐसा है ऐसा जी, फुल गुडविल है। तो एनसीआई को डे 1 पे कैसे क्रिएट करोगे, शेयर पे या उसके फेयर वैल्यू पे? गुडविल में तो गुडविल ऐड कर दो, तो चलो मान लिया। हसन वासी कह रहे हैं भाई फुल गुडविल आ रही है 1 2 3 5 6 डबल 0। बिल्कुल सही है हसन, बिल्कुल सही है। जी क्या 4 लाख कैसे आया? एनसीआई की गुडविल तुम्हें दी हुई है। हो गया भाई सवाल? गलत होता ना तब भी, यही तो गेम है। तो सही बैलेंस तो होगा, ये तो हम सिखा दिए, बाकी इसके बाद का गेम है। हुई मैच नहीं हुई, मैच कोई गलती की होगी। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भाई किसी का आया? यही है। गुडविल आ रही है 1 2 3 5 6 0 0। नहीं फुल गुडविल है ना, तो पेरेंट के पैसे और फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई दोनों रखोगे। अभी करके बताता हूँ, 1 मिनट। अभी अभी वही बता रहा हूँ साथ साथ, खाली तू नेट एसेट्स बनवा। अच्छा भाई नेट एसेट्स सबसे पहले सर आपने एक्विजिशन पे और रिपोर्टिंग पे, अभी देख लेते हैं यूसुफ, अभी मैच हो जाएगा। अच्छा भाई शेयर कैपिटल 550, बस 1 मिनट तुम करो ना, 1 मिनट बाद तुम अपने हिसाब से करो ना। हाँ जी रिपोर्टिंग पे कितना? हाँ 750। अच्छा शेयर कैपिटल 550 है, ओके। और ये आपने कितना बताया रिटेन अर्निंग? 7 लाख, ओके जी। अच्छा भाई शेयर कैपिटल हो गया, रिटेन अर्निंग हो गया, अहमद शहरियार कह रहे हैं सर बैलेंस हुआ है 5934,220। अच्छा देख लेता आपने शायद इक्विटी में कोई। चलिए जी इसके बाद सर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स है, बिल्डिंग है और मशीनरी है। अच्छा वैसे हम देखें 235 आ गया। अच्छा ये आंसर नहीं दिया हुआ, कंपेयर करोगे आप? वेरी गुड जी, कंपेयर करके कितना? 19। अच्छा ये लैंड कितना? 20,000। अच्छा वैसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ, होगा नहीं, उम्मीद करता हूँ कोई ऐसा तो नहीं जिसने फेयर वैल्यू को ही चिपका दिया हो, क्योंकि ये फेयर वैल्यू इन एक्सेस ऑफिस नहीं है, ये आपको फेयर वैल्यू एक्विजिशन की अमाउंट दी गई है, आपको कंपेयर करके निकालना है। चलेंगे। अच्छा रिपोर्टिंग पे कितना? 15।
ओके जी 15,520, ये तो 20 ही आएगा। इसका सम 91 और रिपोर्टिंग पे यानी बातें नहीं यार। अच्छा भाई इन दोनों का डिफरेंस 443620। सर आप इसके दो हिस्से बना दें 35 और NCI 55,267। चलें जी भाई ये यहाँ तक तो सही होगा सबका। चलिए जी सर हमने ऑप्ट किया हुआ है सर फुल गुडविल वाला मेथड। तो आपकी जो पेरेंट एंटिटी की कंसिडरेशन आ रही है सही है जी, वो तो उसकी बैलेंस शीट से मिल जाएगी आपको 1750। अच्छा अब आप लोग अगर कल वाला कॉन्सेप्ट याद करें तो मैंने आपको ये बताया था कि फेयर वैल्यू ऑफ NCI में से अगर आप नेट एसेट्स ऑफ NCI का शेयर माइनस करते हैं तो आपके पास गुडविल ऑफ NCI आ जाती है। ये हमने कल किया था। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, इस वाले सवाल में आपको फेयर वैल्यू नहीं दी हुई है, गुडविल दी हुई है, ऐसा ही है। तो ये जो गुडविल है आपकी 79960 आपने यहां चिपका दी। अच्छा नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ये है, तो इसका कितना परसेंट ले लूं? 35%। कितना आ रहा है? 3200। यानी अब एक बात सुने, इस कंपनी में कुछ भी हो जाए आपको NCI को 320040 हिस्सा तो देना ही देना है। पर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या कहती है, क्या सिर्फ हिस्सा देना है या गुडविल भी देनी है? गुडविल भी देनी है। तो मेरी फेयर वैल्यू ऑफ NCI इस गुडविल को इंक्लूड करके होगी। तो अगर वर्क बैक करना चाहता हूं तो वो कुल मिला के बन जाएगा। हाँ भाई क्या गलती की थी? यही बस। चले जी ये हमने उल्टी चौरंगी रख दी थी यहाँ पे, तूने यही पिक कर लिया होगा। सही है, याद रखना ही है। चले जी हमने यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ NCI चिपका दी। अच्छा भाई नेट एसेट्स कितने रखूं? 914400। गुडविल कितनी? नहीं यार ये नहीं हो सकती। 1235600 यही है। पहले तो गलत निकाली था। अच्छा जी इधर। अच्छा भाई NCI फेयर वैल्यू ऑफ NCI आपकी आ रही है 4 लाख रुपीस। पोस्ट एक्विजिशन आपका आ रहा है 155,267। चलें जी इधर। सर ग्रुप रिजर्व पेरेंट एंटिटी का रिटेन अर्निंग 1785। टू 2073353 यही है। चलें जी ओके जी। अच्छा भाई सर अगर हम PPE की बात करें बच्चों प्लीज इधर, तो सर इन दोनों का सम प्लस ये तीन चीजों का सम 2891। वेरी गुड यार। सर इसके बाद आ गई गुडविल। टू 755 5934 सर ये तो आ गई एसेट साइड। सर शेयर कैपिटल आ गया आपका 750।
20733 555 5934 हाँ जी क्लियर है भाई। चलें जी, ये हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म हुआ फुल गुडविल एंड पार्शियल गुडविल का। एक चीज याद रखना कि अगर वो एग्जाम में आपको एनसीआई की गुडविल दे दे तो फिर होशियारी नहीं करनी है, वो देख के रीड करना। अब तक तुम्हें 2 जगह पे मैंने बताया कि भाई तुम लोगों ने भंड मारा है, एक तो डेट देखने में, सही है। चलो जी, और इसके अलावा एक और भी था, हाँ जी, नंबर ऑफ शेयर्स वाला। सही है जी, ये रहा, स्क्रॉल डाउन कर दिया मैंने भाई। अच्छा अभी तक आसान लग रहा है, चलें जी, वेरी गुड भाई। बोला लीस्ट से भी आसान लग रहा है, चलें जी देखते हैं, इंशाल्लाह इससे भी आसान बनाएंगे, उसको भी आसान बनाएंगे। मैं हाँ सेम है, आपको तो आता ही है ना। क्या हो गया, तो मसला ही नहीं, मतलब आ भी गया तो क्या मसला है ज्यादा आया थोड़ा सा। मैं अभी टेंशन नहीं दे रहा ना, फिलहाल जो चल रहा है वो चलाने दो इधर जी। FAR2 के प्रैक्टिस सेशन डू यू थिंक के नीड है? वैसे आपस की बात है। अच्छा भाई सर, बिजनेस की गुडविल के लिए कंपनी की गुडविल को उसकी परसेंटेज से डिवाइड करके निकाल सकते हैं? मैंने इसका जवाब कल दिया था कि आप जो हमारी जो कंसिडरेशन होगी वो एनसीआई की कंसिडरेशन से डिफर कर सकती है, क्योंकि हम हो सकता है फेयर वैल्यू से पैसे ज्यादा दें, तो सही है, कंट्रोल की वजह से, कंट्रोल प्रीमियम जिसको हम कहते हैं, तो इसलिए वो मैच नहीं करेगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सही है सर, क्वेश्चन दे दिया करें प्रैक्टिस के लिए, बिल्कुल दे देंगे, मैं तो होमवर्क भी देता हूँ यार, वो प्रैक्टिस के लिए ही तो होता है। अच्छा वो भी खत्म कर दिए, और सवाल दे देंगे इस वीकेंड पे भाई, ये अभी या तुम्हारी जिम्मेदारी लगा देता हूँ, साथ बैठना, सवाल ले जाना, सबको दे देंगे, सही है। अच्छा जी सर, क्वेश्चन ओके जी, ये भी हो गया सर, मेरे पोर्टल में इशू आया हुआ है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, मैं अभी जाके खुद सही कर देता हूँ आपका पोर्टल, सही है, कोई मसला नहीं है, बैठे में पानी वाने लेके इधर, कोई मसला नहीं है, लाइबा हमारी बहन में खुद सही कर दूंगा इधर, सही बात है। चले इधर, अबे वो मुझसे ही पढ़ के मुझे ही बता रहा है। अच्छा भाई, अपने पास हेडिंग डाले कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंजिबल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंजिबल्स विद रिस्पेक्ट टू कंसोलिडेशन। इवन दो हमने ये आईएस किया नहीं है, बट फिर भी मैं यहां से ही आपको लिंक करके करवा दूंगा। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंजिबल्स विथ रिस्पेक्ट टू कंसोलिडेशन, यानी उस इंटेंजिबल्स का अमल दखल यहाँ पे क्या है वो सीखना है आज। हाँ जी, आपने लिख लिया कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंजिबल्स विद रिस्पेक्ट टू कंसोलिडेशन, सही है जी। अच्छा जी, तमाम मुश्किल कॉन्सेप्ट में जो कि तुम्हें अब तक आसान लगे, ये भी वन ऑफ एक मुश्किल कॉन्सेप्ट है। ये कोई 3-4 पेजेस पे मुश्तमिल है, पर हमने उसको समेटने की कोशिश की है, सही है जी। तो एक पेज पे आ गया, ये देखते हैं, लॉजिकली दिमाग में चिपकना चाहिए, मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, सवाल दूंगा, तो उसमें से पिक कर लोगे, सही है। इधर पर ये कि 100% फोकस है इसमें, फिर इफ एंड बट्स बहुत हो जाएंगे अगर तुमने फोकस नहीं किया, सही है। तो कोशिश करते हैं कॉम्प्लेक्स को आसान बनाते हैं समरी के जरिए। आगे अच्छा, मुस्कान कहते हैं कॉपी, कॉपी बाद में करना, पहले समझ लेते हैं, सही है, पहले आप समझ लेते हैं, सही है, फिर कॉपी कर लेंगे। आज रिवर्स केस है, क्योंकि मेरे को पता टाइम नहीं है कॉपी करने में, तुम निकाल दोगे टाइम पे, बोलोगे छुट्टी। इधर चलें, इंटेंजिबल एसेट्स। पहली चीज, जब भी आप किसी कंपनी को परचेज करेंगे या खरीदेंगे तो आप उसकी वैल्यूएशन करते हैं, उसकी वैल्यूएशन में
जाहिर सी बात है एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों का इम्पैक्ट होता है, यानी नेट एसेट्स के अंदर दोनों चीजें होती है ना, सही है जी। यानी आप ये कह रहे हैं कि सर नेट एसेट्स की वैल्यूएशन में एसेट्स भी होंगे लायबिलिटीज भी होंगी। अब एक चीज सुने, जो मैं एसेट्स की बात कर रहा हूं उन एसेट्स में पीपी, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट सब होता है, पहली चीज। इसके सब्सिडरी की बात हो रही है। अच्छा, ये तो हो गई टेंजिबल एसेट्स की बात। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी कंपनी को तुम खरीदो और उसकी बुक्स में कोई सॉफ्टवेयर हो, क्योंकि उसने कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया हुआ, लेट्स से कि भाई मैं तुम्हें बताऊं, जैसे हमारा जो एचबीएल भी है वो भी लाइसेंस सॉफ्टवेयर परचेज करता है। वो लाइसेंस की जो लाइफ होती है 1 साल से ज्यादा होती है, सही है, लेट्स से 4 साल 5 साल। तो क्या वो एक ऐसा खर्चा है जो फॉरेन से एक्सपेंस आउट हुई है, कैपिटलाइज होगा? तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर है, तो वो भी एसेट है, बट वो टेंजिबल नहीं है, इनटेंजिबल है। बात समझ आई? अच्छा, फिर मुझे एक और बात बताओ, प्लीज सुनना। अबे कौन है ये, सीधा बैठ गया भाई, 1 मिनट इधर। अच्छा जी, कोई मसला नहीं इधर। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ सर, हम आज ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि जब आप किसी कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे, सही है जी, तो आप उसकी बैलेंस शीट मंगवाएंगे एट द डेट ऑफ एक्विजिशन की, सही है जी, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन की। अच्छा, जैसे ही आप एट द डेट ऑफ एक्विजिशन की बैलेंस शीट मंगवाएंगे तो उसमें वो पुरानी चौरंगियां करेंगे। पहली चौरंगी, पीपी को फेयर वैल्यू पे लेके जाएंगे। कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। कितनी चीजें हो गई? 2। फिर भाई वो एक और बात कहता है, वो कहता है कि भाई इसकी बुक्स में सिर्फ एसेट जो होंगे वो टेंजिबल नहीं होंगे, इंटेंजिबल भी हो सकते हैं। तो जैसे तमाम एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लेके जाते हो, तो क्या इंटेंजिबल को नहीं लेके जाओगे? लेके जाएंगे। आप सुने, यही तो गेम है। अब एक बात सीखें, आज एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। कुछ इंटेंजिबल्स ऐसे होते हैं जो बुक्स में रिकॉर्डेड होते हैं, उसको मैं अंग्रेजी में कहता हूं ऑन द बुक्स। ऑन द बुक्स का मतलब क्या? सुनना, मैं कह रहा हूं मैंने किसी कंपनी को एक्वायर किया, उस कंपनी में कि तुम्हारी एक्विजिशन से पहले हो सकता है कि ऑलरेडी कोई सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड हुआ हो, हाँ या नहीं भाई? मेक सेंस कि हो सकता है कि रिकॉर्ड हुआ होगा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक ऐसा इंटेंजिबल है जो उसके नेट एसेट्स में होगा? किस पे होगा? फेयर वैल्यू पे, कैरिंग अमाउंट पे? कैरिंग अमाउंट पे। चलो मैं कह रहा हूँ कॉस्ट मॉडल है, किस पे होगा? कैरिंग अमाउंट पे होगा। अच्छा, आप जैसे तमाम एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लेके जाते हैं, तो इस इंटेंजिबल को भी किस पे लेके जाएंगे? ये तो बात हो गई कौन से इंटेंजिबल की? ऑन द बुक्स। अब आगे सुनते हैं। कुछ इंटेंजिबल ऐसे होते हैं जो इंटेंजिबल तो होते हैं, मेरी बुक्स में नहीं होते। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज गुडविल। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज, ये कॉम्प्लेक्स है इसलिए कहानी में बता रहा हूँ, जरा सुनना। यानी सर आप सिर्फ लंबी नहीं करें ना, सीधा बताएं। इंटेंजिबल तो 2 तरीके के, या तो बुक्स में रिकॉर्डेड होंगे या तो नहीं होंगे। एक और चीज एग्जाम्पल देता हूँ। सर मुझे एक बात बताएं, देखो खुर्रम खान, ये बहुत ही आगे की बात है, बहुत हैवी बात है, इंटरनली जनरेटेड, ये तो हम बोलेंगे ही नहीं। अच्छा बिला वजह इंग्लिश में क्यों जाए, लॉजिक पे चलते हैं इधर। अच्छा भाई, दूसरा केस मैं कह रहा हूं कि जैसे ARDTS के पास स्टूडेंट्स की लिस्ट है, मैं तुमसे सिर्फ इतनी सी बात पूछता हूं, अगर ये स्टूडेंट्स की लिस्ट जो है, क्या एक ARDT के लिए एसेट है? यस, डेफिनेटली एसेट है। अच्छा, सबको मैसेज करेंगे, इससे रेवेन्यू जनरेट होगा, यानी ये एक ऐसा एसेट है जो कि इंटेंजिबल है। यानी सुनना, प्लीज सुनना, ये एक इंटेंजिबल एसेट है। कैसे? सुनना मेरी बात, 2 एग्जांपल्स दूंगा इसकी। कोई भी इदारा होता है ना, उसके पास कस्टमर्स की ईमेल्स हो, कस्टमर लिस्ट हो, उनके नंबर्स हो, ये एक एसेट कहलाता है जो कि इंटेंजिबल है। सुनना कैसे इंटेंजिबल है, सुनो। मैं कह रहा हूं कि ARDT ने जो ओवर द पीरियड ये कस्टमर नंबर्स जनरेट किए, सही है, क्या ARDT ये पता लगा सकता है कितनी कॉस्ट पे किए, या बाय द पैसेज ऑफ टाइम खुद ही हो गए? बाय द पैसेज ऑफ टाइम खुद ही हो गए। रीजन है इसके पीछे, सुनो भाई। अगर ये मैं किसी और इंस्टीट्यूट से खरीदता तो फिर कॉस्ट लगती, अगर खुद बन गए हैं तो मेरे ख्याल से मेरी इसमें जितनी कॉस्ट लगी है वो मुझे पता नहीं है। यानी फिर आप ये कह रहे हैं, सुनना मेरी बात, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कस्टमर लिस्ट है जो कि कंप्यूटर के अंदर फीड हुई है, तो ये एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट है जिसको मैं किसी और को बेच के पैसे कमा सकता हूँ। हाँ, पर वो मेरी बुक्स में रिकॉर्डेड, यानी मेरी बैलेंस शीट में कभी भी कस्टमर लिस्ट आ रही होगी नहीं, अनलेस के मैंने खरीदी हो। एक होता है एक्वायर्ड इंटेंजिबल, एक होता है सेल्फ क्रिएटेड इंटेंजिबल, इंटरनली जनरेटेड। अच्छा सुनो मेरी बात, अगर मैं तो दोनों सिनेरियो तुम्हारे सामने रखता हूं, अगर मैं ये लिस्ट खरीदूं तो क्या मुझे पता है जेब से कितने लगे? यस।
तब क्या मैं कैपिटलाइज करूंगा? तब मैं कैपिटलाइज करूंगा कि कॉस्ट कैन बी। वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी परफेक्ट। तो भाई गुडविल का भी तो यही सीन होता है। जब भाई मुझे एक बात बताओ, गुडविल क्या कंपनी की नहीं होती? होती है। पर जब कंपनी, मुझे तुम बताओ, बिक जाती है तो पैसे रियलाइज होते हैं ना। और किसको होते हैं? शेयर होल्डर को। कंपनी का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। चलो मैं तुमसे पूछता हूँ एक आखिरी बात, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम किसी सब्सिडरी को एक्वायर करो, सही है, तो उस सब्सिडरी की एक्विजिशन पे तुम्हें पता लगे कि इस सब्सिडरी के पास एक कस्टमर लिस्ट है, और मैं तुम्हें कहूं कि उसकी वो इंटरनली जनरेटेड है, तो क्या वो उसकी बुक्स में होगी या नहीं होगी? अच्छा नहीं होगी, पक्की बात है। अच्छा इसकी लॉजिक दे दो, क्यों नहीं होगी? कॉस्ट कैन नॉट बी लाइवली मेजरेबल, कॉस्ट कैन नॉट बी लाइवली मेजरेबल। अच्छा अगर कॉस्ट मेजर नहीं हो सकती है तो दैट मींस कि वो इंटेंजिबल नहीं है। इंटेंजिबल है पर ऑफ द बुक्स है, मेरी बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है। पहले बताओ ये दो बातें समझ आई? पक्की बात है। चलो एक और एग्जांपल प्लीज सुनना। ये सारी एग्जांपल्स हैं जो आगे यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दूंगा इससे, सही है? वापस से मैंने कहा कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल लेवाइस या फिर नाइकी का स्पीड स्पोर्ट्स का ब्रांड है। स्पीड स्पोर्ट्स एक पूरी कंपनी है, उसका एडिडास है, नाइकी है, और ये सारे उसके ना मेन ब्रांड्स हैं। मुझे एक बात बताओ, प्लीज सुनना। पहले तो बच्चों को ये नहीं फर्क पता होता ब्रांड और गुडविल में क्या फर्क है। एक चीज, एक एंटिटी के मल्टीपल ब्रांड्स हो सकते हैं, नहीं बात समझ आई? एक एंटिटी के मल्टीपल ब्रांड्स हो सकते हैं, यानी मैं ये कह सकता हूँ, सुनना, जो नाइकी का ब्रांड है, क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि नाइकी का ब्रांड स्पीड स्पोर्ट्स का कितने में बना? नहीं। या बाय द पैसिव प्लान बन गया? भाई एक ब्रांड है ना, मैं तुमसे अगर पूछूं, मैं सारे नाइकी के आउटलेट्स एक जगह रखूं, सही है, उनकी बोली लगवाऊं, क्या उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू मिलेगी या उससे भी कुछ ज्यादा मिलेगा? पर ये गुडविल का पैसा नहीं होगा, ब्रांड का होगा। मेरी बात समझना, क्या फर्क है? मैं कह रहा हूँ ये गुडविल का पैसा नहीं होगा, किसका होगा? ब्रांड का होगा। मैं गुडविल और ब्रांड में फर्क कर रहा हूँ ताकि आगे के लिए जिंदगी आसान हो जाए। अच्छा मैं कहूँ कि स्पीड स्पोर्ट्स अपने आप को पूरा बेच दे, वो गुडविल है, यानी सर मैं कह सकता हूँ ब्रांड अलग से बिक सकता है, गुडविल कंपनी के साथ बिकती है। वापस से सुने, वापस से सुने। पहले बताओ ऑन द बुक्स का कॉन्सेप्ट समझ आया कि जो बुक्स में रिकॉर्डेड है? चलो इसको हमने साइड में लगा दिया, पहली चीज खत्म हो गई। दूसरी चीज मैं सिखा रहा हूँ ऑफ द बुक्स। ऑफ द बुक्स का मतलब है ऐसे इंटेंजिबल्स जो कि इंटेंजिबल्स तो होंगे पर बुक्स में नहीं होंगे। रीजन बीइंग कॉस्ट कैन नॉट बी। अच्छा पहली एग्जांपल गुडविल जो हमने सीखा हुआ है, तो वो जो गुडविल होती है हमारी सब्सिडरी की अपनी बुक्स में नहीं होती है भाई, क्योंकि उसको नहीं पता कितने में बनी है। बात समझ आई? चलिए जी, फिर मुझे एक बात बताओ, जो बंदा एक्वायर करता है क्या वो उसको रिकॉर्ड करता है? क्योंकि कॉस्ट कैन बी। अच्छा जो सब्सिडरी है उसको फेयर वैल्यू तो मालूम लग सकती है बोली लगा के, तो कॉस्ट किसके लिए? जो बंदा खरीद रहा है। पर ये भी तो सोचो, गुडविल कब आती है? जब पूरी कंपनी जाती है, ऐसा है? अब तुम एक और एग्जांपल लो इसकी, मैं कहता हूं इसको कनेक्ट कर रहा हूं ब्रांड से। मैं कह रहा हूं एक कंपनी है स्पीड स्पोर्ट्स, वो अपनी जगह है, उसने अपना एक ब्रांड उठा के बेचा। तो मुझे आप एक ये बात बताएं और समझाएं कि जो नाइकी है, नाइकी के जितने भी आउटलेट्स हैं, मैं सबको सम करूं, उसकी वैल्यू लेट से 10 बिलियन बनती है। ये तो सिर्फ आउटलेट्स की वैल्यू है ना, क्या उसको 10 बिलियन मिलेंगे, इससे ऊपर मिलेंगे? अच्छा मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ, इसके ऊपर जो पैसे मिलेंगे वो गुडविल वैल्यू होगी, ब्रांड वैल्यू? ब्रांड वैल्यू। ब्रांड या गुडविल? गुडविल क्यों नहीं? गुडविल है कंपनी की, ब्रांड है कि स्पेसिफिक, दोनों का फर्क समझ आया? अच्छा तो ये भी तो बता दें कि क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं ब्रांड अलग से सेल आउट हो सकता है? गुडविल अलग से नहीं, कंपनी के साथ जाती है, ऐसा है? पहले बताओ ऑनेस्टली, फर्क समझ आया? गुडविल और ब्रांड में क्या फर्क है? ब्रांड अलग से सेल हो सकता है, गुडविल अलग से सेल। हाँ गुडविल जाती है तो पूरी कंपनी के साथ जाती है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल बेसिक सा, अगर एआरटीटी कोई फ्रेंचाइज खोलना चाहे, सही है, तो जो बंदा बोलेगा कि भाई मुझे इस रीजन में फ्रेंचाइज खोलनी है, तो एक तो जो एआरटीटी को पैसे मिलेंगे वो ब्रांड में मिलेंगे। तो क्या एआरटीटी बिक गया? नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, ये यही तो एग्जांपल है। गुडविल कब जाती है? जब पूरा इदारा जाए। अभी से क्या बिक रहा है? ब्रांड। बात समझ आई? यानी सर ये सीधा सीधा क्यों नहीं कहते हैं भाई? सीधा सीधा इसलिए भी तो नहीं कहता ना क्योंकि समझ नहीं आता। अब सुनो, पहली चीज, क्या कस्टमर लिस्ट की कॉस्ट लायबिलिटी मेजर हो सकती है? नहीं। फेयर वैल्यू भी नहीं मालूम हो सकती? हो सकती है, मार्केट में बिक जाए, वेरी गुड। सुने दूसरी चीज, ब्रांड वैल्यू हमको खुद पता है? नहीं। कॉस्ट कैन नॉट बी। अच्छा बोली लग सकती है?
फेयर वैल्यू कैन बी लाइवली मेजरेबल। पहले बताओ यहाँ तक बात समझ आई? वेरी गुड यार, एक एक करके सुनो। गुडविल, गुडविल की कॉस्ट कैन नॉट बी। अच्छा, जब मार्केट में बोली लगेगी तब पता लग जाएगी। यस सर, यानी ये तीन ऐसी चीजें हैं जिसकी मार्केट में फेयर वैल्यू तो मालूम हो सकती है, कॉस्ट मालूम। कॉस्ट तो उसके लिए जो इसको खरीदेगा, कॉस्ट किसके लिए? जो इसको खरीदेगा। अच्छा भाई, नाम कह रहे हैं सर स्पीड स्पोर्ट जैसा स्पोर्ट शॉप रिटेलिंग डिफरेंट ब्रांड्स और डू एक्चुअली नाइकी। देखो स्पीड स्पोर्ट्स एक कंपनी है, सही है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे यूनिलीवर है, उसका मल्टीपल ब्रांड्स हैं, लक्स हो गया, डालडा हो गया, शैम्पूज हो गए, ये सारी चीजें हैं। तो मुझे एक बात बताइए, अलग अलग ब्रांड अलग अलग नाम से बिकते हैं, तो क्या ये यूनिलीवर अपना एक ब्रांड उठा के बेच सकता है? हाँ या नहीं? ज्यादा बातें नहीं। अगर यूनिलीवर एक ब्रांड उठा के बेच सकता है तो क्या मैं ये कहूँगा कंपनी बिक गई या ब्रांड बिका है? तो जो अपर प्रीमियम मिलेगा वो किसका मिलेगा? गुडविल का, ब्रांड का? ब्रांड का। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। सही है जी। पहले अहमद का सवाल ले लेते हैं जी। किसने की? मैं वही तो कह रहा हूँ ना। तुम मुझे बता दो, चलो स्पीड स्पोर्ट्स है, 1 मिनट दादा, इधर बातें नहीं। स्पीड स्पोर्ट्स है, स्पीड स्पोर्ट्स को कैसे पता कितने पैसे लगाए ब्रांड बनाने पे? ये अलग करके दिखा दो पैसे। चलो 1 मिनट, हाँ जी। प्लांट लगाया, प्लांट, 1 मिनट, आप देखो एक एक करके जो तुम्हारी बात होगी उसमें जवाब देता रहूंगा, सही है? प्लांट लगाया, पीपी में चला गया, आगे। बिल्डिंग पीपी में चली गई, आगे। कब दिया ना, पीपी ब्रांड में चला गया, पीपी में चला गया, आगे क्या करूं? मार्केटिंग एक्सपेंस आउट हो गई। अब सही है, मैं जो बोलता हूँ सोच समझ के सुनो। यानी भाई जो आपने कहा बिल्डिंग लगाई, पीपी में डाल दी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डाल दिया। भाई ये जो नाम बनता है ना, ये इस तरीके से बनता है कि वो सारे खर्चों में एक नाम बनाने का भी खर्चा होता है, जो कि तुम अपने नॉर्मल रूटीन के खर्चों से अलग नहीं कर सकते। एक ही शब्द पे तुम्हारी बुक्स में ब्रांड रिकॉर्ड होगा जब तुम उसको खुद एक्वायर करोगे। बात समझ आई? हाँ भाई, कोई इसमें कंफ्यूजन? क्लियर है दोनों? अच्छा जी, आगे। हाँ जी, तुम कुछ पूछ रहे थे। नाम बेचा ना, कंपनी बिक गई नहीं, सिर्फ नाम बेचा है। नाम बेचना इज बेसिकली सेलिंग ब्रांड। अब तो कंट्रोल किसके पास है? एआरटीटी के पास ही है ना। मैंने गुडविल तो ना ब्रांड बेचा है, मैं एक डिवीजन बना रहा हूँ भाई। लेट से मैं कह रहा हूँ कि भाई एआरटीटी स्कूल है, स्कूल खोल लिया, तो एक एआरटीटी का डिवीजन है, उसको मैं प्रीमियम पे बेच सकता हूँ, वो ब्रांड वैल्यू है। सही है? चलिए जी, इधर सर ब्रांड की गुडविल नहीं होगी भाई, ये कैसा सवाल है? अच्छा जी, इनाम सर, whenever a brand is acquired by another company then premium paid over its fair value called brand premium। क्या सही कह रहा है? बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर कोई हमने किसी कंपनी को एक्वायर किया है, अच्छा आप सुनो, किसी कंपनी को मैंने अगर एक्वायर किया है और अगर मैंने उसके ब्रांड के लिए कोई ऊपर पैसे दिए हैं तो वो गुडविल का प्रीमियम नहीं कहलाएगा, ब्रांड प्रीमियम कहलाएगा। ऐसा है? गुडविल का तो सब कुछ देने के बाद होगा ना, यही है। अब आगे देखते हैं कि इससे लिंकेज क्या है इसकी। अच्छा भाई, तला राशिद खान फिर कह रहे हैं कि भाई कस्टमर लिस्ट क्या होती है? जो इधर सुन लो, कोई मसला नहीं भाई, ये मैंने शुरू यहाँ से किया था भाई, खुदा के वास्ते ऐसा नहीं करो भाई। इधर कस्टमर लिस्ट बेच के पैसे कैसे कमा सकते? चलो इसका भी जवाब इधर देख ले भाई, इधर ज्यादा बातें नहीं। इधर भाई खुदा के बंदे, अगर कोई नया इंस्टीट्यूट खुलता है और एआरटीटी को बोलता है भाईजान आपके पास अपने स्टूडेंट्स की लिस्ट है, हमें भेज दो, वो पहले तुम्हें कह रहा है कि भाई तुम बताओ तुमने कितने में बनाई? बोलेगा मुझे क्या पता कितने में बनाई, ये तो ओवर द पीरियड बन गई है। मैंने कहा अब आप कितने में खरीदेंगे? तो उसने बोला भाई 2-3 लाख रुपए ले लो, हमें दे दो ये। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे पता है मैंने कितने में बनाई? नहीं। तो क्या मुझे बताओ ये एसेट नहीं है मेरा? है, पर क्या इसकी कॉस्ट में मेजर कर सकता हूँ? अच्छा, तो मेरी बुक्स में नहीं है। अच्छा, मैं इसको बेच सकता हूँ? यस, क्योंकि फेयर वैल्यू मालूम हो सकती है। तो मैंने अपनी बुक्स में इसलिए नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि कॉस्ट कैन नॉट बी रिलायबली मेजरेबल। भाई कॉस्ट तो उसके लिए है जो इसको खरीदेगा। क्लियर है? चलें जी, अब आखिरी सवाल से, इसका मतलब ब्रांड तो उस वक्त ही आएगा ना जब एक कंपनी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे। लॉजिकल सी बात है, लॉजिकल सी बात है अली जैन, सही है? हाँ भाई, यहाँ तक कोई इशू? कहानी में दोनों में फर्क समझ आया? अच्छा भाई, कस्टमर लिस्ट पता है क्या हो गई? ब्रांड पता है क्या हो गया? गुडविल पता है? ऑन द बुक्स, ऑफ द बुक्स का मतलब समझ आया? चलिए जी, अभी आराम से समझ आ जाएगा। क्लियर है भाई? आ जाओ आगे। सर वो कहता है कि देखो एग्जाम्पल बनाइए यहाँ पे, आप सबसे पहले बना दें यहाँ पे
नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, और इंशाल्लाह देखना भी आसानी से दिमाग में चिपक जाएगा। अच्छा, अभी कंपनी की गुडविल और फ्रेंचाइज की ब्रांड वैल्यू, हाँ अभी इसी से लिंक कर रहा हूँ उसको। ब्रांड डेप्रिशिएट या अमोर्टाइज होता है, अभी आगे बताऊंगा साथ उस्मानी, थोड़ा सा सांस लेने दो बस 2 मिनट, इधर आगे चलना है। पहले मैंने जितना बोला उतना तो बता दो, अमोर्टाइज कहाँ चले गए। मैं तुम्हें सिर्फ कह रहा हूँ कि क्या तुम्हें ब्रांड और गुडविल में फर्क समझ आया, कस्टमर लिस्ट समझ आई, ऑन द बुक्स ऑफ द बुक समझ आया। इससे आगे मैंने कुछ बोला ही नहीं, तो तुम लोग सोच क्यों रहे हो। पहली बात तो ये है, जितना बोला उतना देख लो, आगे मैंने खुद बताना है। इधर देखो, कॉम्प्लेक्स नहीं करो अपने लिए। चलिए जी, आपने सबसे पहले किया ये कि सर यहाँ पे एड एक्विजिशन की कहानी है, ये जरा इस पे फोकस करें। ये आपको बैलेंस शीट दी हुई है सब्सिडरी की, कौन सी डेट की, एक्विजिशन की दी हुई है। ये बात ख्याल रखना, ये एक्विजिशन की दी हुई है, सही है। आपने शेयर कैपिटल पिक किया 1000 का और रिटेन अर्निंग पिक की बुक वैल्यू 5000। यहां तक क्लियर। चलिए जी, ये बुक वैल्यू आ गई आपकी 5000 रुपए की नेट एसेट्स की, सब्सिडरी के नेट एसेट्स की। अच्छा, मैंने पीछे की चीजों को भी इससे लिंक किया हुआ है। आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि अपने सारे एसेट्स को किस पे लेके जाओ, फेयर वैल्यू पे। अब सुनना, मैं आगे बार लिंक करके चलूंगा। आपकी बुक्स में पीपी 5000 का है, मार्केट में वैल्यू कितनी चल रही है 8000, एडजस्टमेंट कितने की पार 3000। चलिए भाई, हमने पीपी, अच्छा भाई सर ये तो था टेंजिबल, ऐसा ही है। अच्छा आगे प्लीज सुनना, आगे का सीन ये है कि सॉफ्टवेयर भी मेरी बुक्स में आ रहा है। पहले बताओ ये ऑन द बुक्स है, रिकॉर्डेड ओके जी, रिकॉर्डेड ऑन द बुक्स, देखो ऊपर से लिंक्ड है। आपको स्टैंडर्ड ये कहता है व्हेनेवर देयर इज अ इंटेंजिबल एंड व्हिच इज ऑन द बुक्स यू हैव टू कंपेयर इट विद योर फेयर वैल्यू। जैसे पीपी में होता है कि ऑन द बुक्स कोई चीज होती है, उसको फेयर वैल्यू से कंपेयर करो और दोनों का डिफरेंस यहाँ पे पार कर दो, चाहे वो ज्यादा हो या कम हो। चलें जी, तो आप क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर को भी रीमेजर करूं? चलें जी भाई, आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर को भी ले जाएं 500। अच्छा जी, अब सुने, खाली यहाँ पे रीड कर लेते हैं एक, ऑन द बुक्स जिसकी फेयर वैल्यू है उसका ट्रीटमेंट हमने लिखा हुआ है, कंपेयर करेंगे किससे, कैरिंग अमाउंट से, और रिकॉर्ड करेंगे किसको, एक्सेस को। अच्छा आप देखो इसमें आगे लिखा हुआ प्लस अमोर्टाइज। आगे सुने, लॉजिकल सी बात है, एक चीज सब्सिडी ने 2.5 की रिकॉर्ड की हुई, कितने की, 2 की, तो वो अमोर्टाइज भी कितने को कर रहा होगा, 2 को। होना कितना चाहिए, 2.5, तो मैं कितना करूं बाकी 500। क्या वैसा ही ट्रीटमेंट है भाई ऑनलाइन में? तो जल्दी बताओ, क्या ये बात समझ आ गई? सेम एसपीपी है, सेम एसपीपी है, अभी तक कोई पंगा नहीं है। अच्छा फिर वो वापस से कहता है जरा देखो इधर, वो कहता है कि जरा देखो कोई ऐसे इंटेंजिबल्स भी हो सकते हैं जो इसकी बुक्स में हो, जिसकी फेयर वैल्यू मालूम, वो कहता है उसको डी रिकॉग्नाइज कर देना, उसको क्या कर देना। लॉजिक है इसके पीछे भाई, जब तुम कंपनी की वैल्यूएशन कर रहे हो, उसके नेट एसेट्स में अगर ऐसी चीज शामिल है जो मार्केट में बिक नहीं सकती, तो तुम क्या उसके पैसे दोगे, वैल्यूएशन में से कटा दोगे? अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम इसको वैल्यूएशन में से कटा दोगे तो क्या ये लिखा हुआ है नॉट हैविंग फेयर वैल्यू, क्या करूं, डी-रिकॉग्नाइज। तो भाई इसकी बुक्स में एक लाइसेंस आ रहा है और इस लाइसेंस पे गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई होगी कि तुम किसी और को ये बेच नहीं सकते, तो ये मार्केट में बिक नहीं सकता। तो मुझे आप एक बात बताओ, क्या मैं इसको यहाँ से कटा दूं? अच्छा 0 से कटाऊं या 1000 से? 1000 से, क्योंकि है कितने पे, 1000 पे, कटाऊं कितने से, 1000 पे। क्या लॉजिकल बात है, बात समझ आई? यानी सर इसको सिंपल लिखता है, एक बार इसमें लिखा हुआ है whenever there is an intangible on the books having fair value, compare it with carrying amount, record excess and amortize. Whenever there is an intangible on the books not having fair value, de-recognize. बात समझ आई? चलिए ये हिस्सा खत्म। चलिए जी, पर खत्म करने से पहले आप मुझे ये बता दें कि यहाँ पे लाइसेंस को मैं कटा दूं कितने से, 1000 से माइनस। चलिए जी, यहां तक कोई इशू जी? मैंने कब दिया ना डी-रिकॉग्नाइज, सही है, मैंने हटा दिया ना, क्योंकि हटा दिया मैंने। देखो ऊपर से एसेट कम हो, नीचे से इक्विटी कम हुई, बैलेंस शीट टैली, यही याद रखना है। तो लाइसेंस के पैसे नहीं देंगे तो 1000 कम मिलेंगे शेयर होल्डर को, मेरी जान, गुडविल के पैसे ज्यादा हो जाएंगे ना इधर। भाई लॉजिकल सी बात है, अगर आपने इसमें वैल्यूएशन इनकॉर्पोरेट की
तो दिमाग लगाओ, अपेरेंटली इसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा? गुडविल में। और मैं आपको होल एंड सोल एक बात बताऊंगा आगे जाके, ये सारी पंचायत तुम एक चीज के लिए कर रहे हो ताकि गुडविल के पैसे सही आए। मुझे तुम खुद एक बात बताओ ना, जो मार्केट में वैल्यूएशन होती है ना शेयर्स की, वो सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू होती है। सुन लो, आज एमएफए में तुम सीखोगे, किसी भी कंपनी की शेयर प्राइस निकालना चाहते हो ना, उसकी एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेते हो और देखते हो कि कितनी अमाउंट आ रही है। उस एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज में क्या ये लाइसेंस होगा? नहीं, क्योंकि मार्केट में सेल नहीं हो पाएगा। इसकी कैश फ्लो की वैल्यू क्या है? 0 है। तो मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुमने जो शेयर प्राइस में इनकॉर्पोरेट किया होगा ये होगा ही नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? 0। ये तो खाली तुमने अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए लिया हुआ है। किसने? सब्सिडरी ने, जिसके तुम्हारी एक्विजिशन के लिए कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, तो अब मुझे एक बात बताओ, अब तो बात यहाँ से शुरू होती है, ये यहाँ से माइनस करा देने का मतलब क्या यह है कि सब्सिडरी के बुक्स में लाइसेंस ही नहीं है? देखो, जब तक ये सब्सिडरी के पास लाइसेंस नहीं होगा वो बिजनेस नहीं कर पाएगी। तुम तो खाली इसको अपनी वैल्यूएशन के लिए कटा दो। क्या ये बात समझ आई? क्योंकि देखो भाई, सीधी सी बात है, सुनो, ये लाइसेंस ज्यादा बातें नहीं यार, ये अगर लाइसेंस होगा तभी वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कमा पाएगी। बात सुनो, अगर ये लाइसेंस होगा तभी तो वो पोस्ट एक्विजिशन कमाएगी। आपको पता है स्टैंडर्ड क्या क्या है? ये बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं, अभी इधर उधर अपना दिमाग नहीं चलाना, फोकस करना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपने सिर्फ ये अज्यूम किया है यहाँ पे कि मैं लाइसेंस के लिए पैसे नहीं दे रहा, गुडविल के लिए दे रहा हूँ। बात नहीं है समझ? मैं कह रहा हूँ जैसे ही मैं 1000 माइनस करूंगा मेरे नेट एसेट 1000 से कम हो जाएंगे और मेरी गुडविल 1000 से बढ़ जाएगी। अब सुने, टेक्निकली मैं इस कंपनी के लिए इस 1000 के लाइसेंस के लिए दे रहा हूँ, तभी मैंने इसको क्या किया? हटा दिया। वो आपको कहता है जरा इन्वेस्टर बन के सोचो, आज तुम मार्केट में इस कंपनी को देन एंड देयर बेचने जाओगे तो मैं लाइसेंस के कोई पैसे नहीं देगा, क्योंकि इसकी मार्केट में वैल्यू क्या है? 0 है। तो आपने क्या किया? यहाँ से हटा दिया। अच्छा, अब इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी? सुनो, फायदा क्या था? इसने यहाँ से हटा दिया, गुडविल के लिए पैसे ज्यादा हो गए। पहले ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, ये बात समझ आई? और जो ये पैसे हैं मेरे गुडविल के, ये क्या हो गए? ज्यादा। ये इसने गुडविल के लिए ज्यादा इसने पैसे दिए हैं, क्योंकि ओवर द पीरियड तो ये सब्सिडी से कमाएगा गुडविल के लिए ज्यादा पैसे देके। क्या बात समझ आई? यानी इन्वेस्टर की सोच ये है कि मैंने लाइसेंस के लिए नहीं, गुडविल के लिए दिए हैं, और वो गुडविल के लिए पैसे इसलिए दिए हैं क्योंकि मैं सब्सिक्वेंटली इससे कमाऊंगा, जिसका नाम है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। बात समझ आई? यानी वो कहता है भाई बीइंग इन्वेस्टर सोचो कि अगर तुम देन एंड देयर इस कंपनी को सेल आउट करने जाओगे तो तुम्हें भी इसके पैसे नहीं मिलेंगे, और तुम्हें इसके पैसे नहीं मिलेंगे तो तुम ऐसा एसेट अपनी कंसोलिडेटेड बुक्स में रखो ही नहीं जो तुम्हें कमा के नहीं देगा। बात समझ आई? क्लियर है? पक्की बात है? चलिए जी, ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ तो क्लियर है ये? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये केस पीपी के लिए है तो उसकी फेयर वैल्यू ना हो तो जाहिर सी बात है तब भी उसको भी हटा देंगे। भाई अगर एक पीपी के लिए गेम है, मैं तुमसे पूछता हूँ, एक पीपी तुम्हारे बुक्स में रिकॉर्डेड है, उसकी फेयर वैल्यू 0 है, जो कि हो नहीं सकती। व्हाट इफ 0 है तो क्या करोगे? यहाँ पे भी वही सीन है। बात समझ आई? क्लियर है? पक्का? चलिए जी, ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ तो बाकी कोई सवाल क्लियर है यहाँ तक? अब आए देखते हैं कि गेम क्या है। अब आखिर में ऐसी जोड़ेंगे आएगी वहां से जाके लिंक हो जाएगी इधर। चलें, अब मुझे बताएं, यहाँ तक आज तक मैंने क्लोज किया था। अब आपको शायद कहता है जरा बाबू रुको, अब मार्केट में जाओ, देखो कि कोई, प्लीज सुनना, आपने जो शेयर्स के पैसे पे किए होंगे ना, उसमें आपने डेफिनेटली उसके लिए भी पे होंगे जो ऐसे इंटेंजिबल्स हैं जो ऑफ द बुक्स हैं। बात आई समझ? वापस से पहले इनका जवाब दे दूं, लाइसेंस विल नॉट बी शोन। भाई मुझे एक बात बताओ, लाइसेंस क्या मेरी कंसोलिडेटेड बुक्स में आएगा? नहीं। मेरी अजम्पशन ही यही थी कि मेरे को ये मार्केट से बेच के कुछ देगा ही नहीं, इसलिए मैंने अपने लिए क्या किया? हटा दिया। तो मुझे सिर्फ एक और बात बताओ, तो क्या ये सब्सिडी की बुक से हट गया? चलो एक आखिरी चीज तुम बताओगे, सही है भाई? क्या फजल तू बता, रिपोर्टिंग डेट से लाइसेंस तुम हटाओगे? रिपोर्टिंग डेट से लाइसेंस हटाएंगे? कंसोलिडेटेड बुक्स में हटाओगे? रिपोर्टिंग डेट से हटाओगे? हटाएंगे? मैं कह रहा हूँ यस, बिल्कुल हटाएंगे। रीजन है क्योंकि तुमने यहाँ से हटाया, उसने यहाँ से भी तुम हटाओगे, वहां से भी। भाई ये बात समझ आई? देखो जब रिकॉर्ड करते हैं तो दोनों जगह तुम कटाओगे, तो दोनों जगह तुम, ऐसा ही है भाई, पक्की बात है। चलिए जी अब आगे देख लेते हैं। भाई ये बात क्लियर है ना कि एक्विजिशन से भी तुमने कटाया, रिपोर्टिंग से भी तुम ही कटाओगे, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से होना नहीं चाहिए। भाई क्लियर है ये वाली बात? चलें आगे। वेरी गुड यार,
इधर अब सुने, वो कहता है प्लीज सुनना इधर फोकस के साथ, फोकस के साथ। मैं अगर इसका टोटल करूं यहाँ पे, प्लीज खाली इसका टोटल बता दो, 7,500। प्लीज सुनना यार, आपने इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए, प्लीज समझना, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए लेट से कोई 12,000 दिए। कितने? 12,000। प्लीज सुनना, तो आपने बाकी किसके हैं? गुडविल के। तुम लोग बता दो पहले, अगर मैंने 12,000 की इन्वेस्टमेंट की है तो गुडविल के कितने आ गए? 4,500। यानी मतलब आप सब ये कह रहे हैं कि मैंने 4,500 रुपए गुडविल के नाम पे दिए, अगर मैंने इन्वेस्ट किए कितने? 12,000। सही है जी। यहाँ पे मैं अपनी अज्यूम्ड अमाउंट लिखता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट की है वो 12,000 की है, तो अभी गुडविल दिख रही है 4,500। अच्छा जी, 7,500 माइनस किया तो ये आ गया 4,500, ये आ गई गुडविल। अब आपको स्टैंडर्ड ये कह रहा है आपने सबसे बड़ा जिंदगी का फंड यहाँ पे मारा, क्योंकि आपने सारे पैसे गुडविल के लिए नहीं दिए। हो सकता है कुछ कस्टमर लिस्ट के लिए दिया हो। भाई सामने वाले ने तो कवर किए होंगे ना तुमसे, या नहीं किए होंगे? भाई तुम खुद भी देखो ना कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन भाई सेल आउट होगी तो उसके अंदर वो भी वैल्यू रिकवर होगी जो उसकी बुक्स में शामिल, जैसे गुडविल होता है। तो गुडविल के अलावा कोई और चीज नहीं है क्या? है कौन सी? कस्टमर लिस्ट और ब्रांड है। आप सुनो मेरी बात, अब लॉजिक पे कनेक्ट हो गए हो। आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई वो चीजें तो अपनी जगह जो उसकी बुक्स में है, वो भी चीजों को यहाँ पे लिखना। अगर कोई ऐसा इंटेंजिबल है जो ऑफ द बुक्स है और जिसकी फेयर वैल्यू मालूम हो सकती है, उसकी फेयर वैल्यू, व्हाट इफ ऑफ द बुक्स इंटेंजिबल से कोई खरीदने को तैयार नहीं है, तो जीरो। आपको कुछ भी ना मेरी बुक्स में है ना मैं कुछ करूंगा, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है। अच्छा व्हाट इफ अगर मैं कहता हूं कि सर मेरे पास ऑफ द बुक्स सबको पता है कि एक कस्टमर लिस्ट है, तो क्या उसके पैसे मुझसे लिए गए होंगे? यानी तुम ये कह रहे हो कि इस 12,000 में उसके भी हैं। अच्छा तो क्या तुमने गुडविल के लिए दिए, किसी अलग एसेट के लिए दिए? तो वो यही तो कह रहा है, वो जो अलग एसेट के लिए दिए उसको अलग से रिकॉर्ड करो ताकि तुम्हारी गुडविल की वैल्यू बिल्कुल सही है। अब मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ, इस सवाल में अगर देखूं कि ऑफ द बुक्स यानी बुक्स के बाहर एक कस्टमर लिस्ट है कितने की? 1,500 की। मैं अगर इसको अलग से रिकॉर्ड नहीं करूंगा दैट मींस कि ये भी गुडविल में दिखेगी, है या नहीं? क्या ये प्रेजेंटेशन सही है गलत है? क्यों? ट्रू एंड फेयर वे में जो चीज के लिए जितने पैसे दिए उतने पे दिखाओ, वरना तुम बोल रहे हो गुडविल के लिए 4,500 दिए जबकि उसमें 1,500 किसके हैं? कस्टमर लिस्ट के हैं। तो वो ये कहता है कि यू नीड टू रिकॉग्नाइज सेपरेटली दोज इंटेंजिबल एसेट्स जिसकी फेयर वैल्यू है वो बुक से बाहर। बात समझ आई क्या? भाई अगर फेयर वैल्यू नहीं पता तो ना बुक्स में है, ना तुम्हें कुछ पता है, ना कुछ करेंगे। बात समझ आती है? चलें जी आगे। तो सर मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज करूं? नहीं भाई के साथ 500 लिखता हूं वरना बोलेंगे कहां से आया। इधर 1,500 आ गया। अच्छा जी प्लीज सुने, मैं अगर फिर से, प्लीज सुनना, मैं अगर फिर से इसका टोटल करके गुडविल निकालूंगा तो अभी वैसे ही बताओ 7,500 में 1,500 ऐड किए 9,000, गुडविल 3 की आ जाएगी। अच्छा फिर एक मसला, आप ये कह रहे हैं कि मैंने 3,000 गुडविल के लिए दिए हैं जबकि उस कंपनी के अंदर एक ऐसा ब्रांड था जो अलग से बिक सकता है, उस अलग से बिकने के पैसे तुमने दिए हैं क्योंकि तुमने, अच्छा मैं क्या कह सकता हूँ, एक ऐसी बात कर रहा हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस कंपनी ने उस कंपनी के सारे एसेट्स को एक्वायर करने के लिए पैसे दिए जो कि बुक्स में है? दूसरा, कस्टमर लिस्ट के लिए भी पैसे दिए, ब्रांड के लिए भी दिए, ओवरऑल गुडविल कैसे आ रही है? डिफरेंस नहीं सर, पूरी कंपनी आ रही है। बात समझ आ रही है क्या? मैंने पूरी कंपनी एक्वायर की है ना, तो मुझे एक बात बताओ, जब पूरी कंपनी आ रही है तो गुडविल भी आएगी? कोई ऐसा केस बताओ जिसमें गुडविल नहीं आती? सिर्फ ब्रांड। जब हम सिर्फ क्या खरीदते? ब्रांड खरीदते। भाई लॉजिकली बात समझ आई? चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, वेरी गुड यार, अब मुझे एक बात बताओ, तो यहाँ पे ब्रांड कितना, अब कितना? नहीं ये नेट एसेट्स। अच्छा भाई, अब ये जो 9,800 के नेट एसेट्स हैं, ये है वो तमाम नेट एसेट्स जो कि आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि इसके लिए अलग से पे किया है, सब कुछ इनकॉर्पोरेट करने के बाद।
अगर आप कुछ आइडेंटिफाई नहीं करा और फिर भी ज्यादा पे किया है तो गुडविल के लिए, तो आपको पता है ये जो 3 पेजेस थे वो थे ही सिर्फ गुडविल के ऊपर। उसने कहा ये था कि सारी वैल्यूएशंस कर लेना, उसके बाद निकालना गुडविल, क्योंकि अगर आपने वैल्यूएशन गलत की तो आपकी गुडविल आएगी गलत, ऐसा है। और गुडविल एक ऐसा इंटेंजिबल है जिसकी लाइफ डिटरमाइन नहीं हो सकती है। अब एक और चीज, कस्टमर लिस्ट जो है उसकी लाइफ डिटरमाइन हो सकती है? नहीं हो सकती है। रीजन, अभी फॉर एग्जांपल हमारे लिए स्टूडेंट्स जो हैं, हमारा एक एक्सपेक्टेशन है कि भाई मैक्सिमम 6-7 साल में पास हो जाएगा, इसलिए जिंदगी भर बैठा रहेगा सीए में, सही है। तो एक पॉजिटिव सोच है कि भाई हमारे लिए ये जो लिस्ट है किसी न किसी टाइम पे आके खत्म हो जाएगी। तो जो लाइफ का एक अंदाजा होता है वो एक एस्टिमेट है, वो एब्सोल्यूट नहीं होता। तो रिफ्रेशर भी भंगी के जिंदगी भर बच्चे भी लेके आएगा कि भाई ये बैठो इधर। अच्छा जी इधर आप मुझे एक बात बताओ, इधर इधर। अच्छा जी पहले एक चीज बताओ इधर। अच्छा भाई प्लीज इधर देख लो यार, प्लीज प्लीज फोकस के साथ इधर। अच्छा पहले बताओ ये कैपिटलाइजेशन समझ आई? अच्छा जी, यानी 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 मैं इसको अलग से अमोर्टाइज कर लूंगा, इसको रिकॉर्ड करके अलग से अमोर्टाइज करूंगा क्योंकि तुमने अलग से रिकॉर्ड किया है। अच्छा अगर मैं कहूं कि इसकी लाइफ तुम्हें लिख के दे इनडेफिनेट है तो रिकॉर्ड नहीं करोगे और अमोर्टाइज नहीं करेंगे, तो रिपोर्टिंग डेट भी 1500 ही आ जाएगा। वेरी गुड यार, वही सेम कॉन्सेप्ट जो लैंड के साथ होता है। वेरी गुड। अच्छा सुने आगे, सुने आखिरी बात। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई अब क्या इस बात पर यकीन आ गया कि कस्टमर इसकी लाइफ असरटेन हो सकती है। ये एक अंदाजा है कि अपने एस्टिमेट के साथ पीपी भी तो एक अंदाजा ही होता है ना, वो क्या एक्चुअल होती है? नहीं सर, ये एंटिटी टू एंटिटी वेरी करता है कि हर इदारे के हिसाब से उसकी लाइफ अलग होती है। कोई एक एसेट का यूज ज्यादा करता है, कोई एक एसेट का यूज कम करता है, तो अकॉर्डिंगली चलती है ये। अच्छा मैं ब्रांड में भी आपको बता दूं उसकी भी लाइफ असरटेन हो सकती है अंदाजे से, क्योंकि अभी जैसे सिविक का एक मॉडल आएगा तो वो भी तो एक ब्रांड है। तो मुझे एक बात बताओ, जो नया आएगा तो पुराना वाला रिडंडेंट हो जाएगा, तो मैं जितना भी खर्चा करूंगा ब्रांड पर तो मुझे एक पता है वो एक टाइम के बाद आके डिमिनिश हो जाएगा। अगर तो वो मैंने ब्रांड बनाया नहीं है, खरीदा है। अगर तो मैंने ब्रांड क्या किया है, खरीदा है, तो आपको स्टैंडर्ड ये कहता है। अच्छा व्हाट इफ मैं ये कहूं कि ब्रांड मैंने खरीदा और मुझे लाइफ पता नहीं लग सकती, तो कोई इशू ही नहीं है, अमोर्टाइज नहीं करना तो रिकॉर्ड भी नहीं करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। अच्छा पर एक चीज है, स्टैंडर्ड ये कहता है कि लाइफ असरटेन नहीं हो सकती, कोई मसला नहीं है, बस इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग लाजमी करना। इसकी क्या करना, इंपेयरमेंट टेस्टिंग, क्योंकि ऐसी बातें हो सकता है इसकी वैल्यू इन यूज क्या हो, कम हो, तो भाई फिर ये एसेट क्या हो जाएगा, इंपेयर हो जाएगा। क्या बात समझ आ रही है भाई? देखो सीधी सी बात है, एक एसेट इधर, एक एसेट अगर अमोर्टाइज नहीं होता तो क्या वो इंपेयर भी नहीं हो सकता? अगर उसकी वैल्यू में आ जाए डिक्लाइन। तो आईएस जो आपने 36 पढ़ा है ना, आईएस 36 में टेंजिबल की भी बात होती है, इनटेंजिबल की भी बात होती है। बिल्कुल। अच्छा जी अब एक एक करके पहले शर्जील का सवाल लेते हैं। जी शर्जील सवाल पूछो। चलिए शुक्रिया। हम जो सब्सिडी ले रहे हैं उसकी बुक्स में अगर एट एक्विजिशन, या सवाल सुनना सबने, किसी को बातें नहीं करता हुआ देखूंगा। हम जो सब्सिडी ले रहे हैं उसकी बुक्स में अगर एट एक्विजिशन ब्रांड एंड कस्टमर लिस्ट आ रहा है तो जो मार्केट में नहीं बिक सकता तो हम एक्विजिशन एंड रिपोर्टिंग पे माइनस करेंगे। ये पूछ रहा था तू शर्जील? हाँ करेंगे, एक्विजिशन से भी रिपोर्टिंग से भी। सही है शर्जील? ओके हाँ जी तुम कुछ पूछ रहे थे बाजवा? हो गया, सेटल हो गया? हाँ भाई एनी अदर क्वेश्चन? पक्की बात है, क्लियर हो गया भाई? एक साथ उस्मानी कह रहे हैं सर ब्रांड और रॉयल्टी में क्या फर्क है? ब्रांड और रॉयल्टी में फर्क यह है कि जब आप ब्रांड बेचते हैं तो वो आपके कंट्रोल से चला जाता है। रॉयल्टी में आप ब्रांड नहीं बेचते, सिर्फ नाम उसको देते हैं, आपके पास कंट्रोल स्टिल रहता है। सही है, दोनों में फर्क है। हाँ नहीं वो चोरी की उन्होंने इधर। अच्छा भाई गिव एन एग्जांपल ऑफ द बुक्स ब्रांड। यार इनाम ये एग्जांपल तो देखो अनगिनत हो सकती है ना। यूनिलीवर की दे दी तुम्हें मैंने ऑफ द बुक्स की, या मतलब तुम किसी भी कंपनी को डालो, कोई इसमें कोई वो दो रात हुई ना, जितनी भी एग्जांपल्स हैं सारी तुम भाई सिंपल एक बात यार इधर देख लो। सही है इनाम? अच्छा जी भाई अब ये तो हो गया गेम। हाँ जी पूछो।
तो भाई क्यों पूछ रहा है? अच्छा इधर सर इंटेंजिबल हमने आईएस स्टडीज में ये पढ़ा था कि जो गुडविल होती है उसकी हम इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं। हाँ इसमें भी करेंगे। अच्छा करेंगे। हाँ मैंने सिखाया ही नहीं है अभी। सही है करेंगे। अच्छा जी 1000 रुपये की गुडविल। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ गुडविल कितनी निकालूं? इन्वेस्टमेंट आ गई मेरी 12,000 की और नेट एसेट्स कितने हैं? गुडविल कितनी? अच्छा पहले कितनी बता रहे थे तुम? 4,500। अब कितनी बता रहे हो? 2,200। तो मुझे एक बात बताओ पहले रिपोर्टिंग सही थी अब? अच्छा जी अब इसलिए रिपोर्टिंग सही है क्योंकि आपने जो अलग से पैसे दिए हैं अलग से एसेट्स के लिए वो अलग से रिपोर्ट होता है। ऐसा ही है या सारे गुडविल में रिपोर्ट होते हैं? अलग से हो रहे हैं। और जो चीज अलग से पैसे दिए हैं तो वो रिपोर्ट भी कैसे होनी चाहिए? अलग से। बात समझ आई? सिंपल ये कॉन्सेप्ट था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंजिबल्स विद रिस्पेक्ट टू कंसोलिडेशन। 1 मिनट। अच्छा जी सर एक कंपनी परचेज कर रहे हैं उसका एक ही ब्रांड तो फिर हम यार एक लॉजिकल सी बात है गुडविल ही होगा ना वो यार शर्जील। 2200 में सर लाइसेंस वाले इंक्लूडेड है। सही है खुबैब कह रहे हैं यार दादा वे इधर 2200 में कौन सा लाइसेंस वाला? खुदा के बंदे लॉजिकल सी बात है 1000 तुमने यहाँ से कटाया है तो 1000 की गुडविल बढ़ गई ना। अलग से क्यों ऐड करूंगा? खुबैब जितने नेट एसेट्स कम होंगे कंटीजेंट लायबिलिटी का भी यही कॉन्सेप्ट है। कंटीजेंट लायबिलिटी में भी तुमने जितने से कंटीजेंट लायबिलिटी कम की थी उतने से गुडविल बढ़ गई थी। सही है खुबैब? इंक्लूडेड है। अच्छा जी पहले इसको एक बार रीड कर लो। सर ऑन द बुक्स हैविंग फेयर वैल्यू कंपेयर करेंगे कैरिंग अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे और अमोर्टाइज करेंगे। नॉट हैविंग फेयर वैल्यू को अच्छा उधर आ जाओ। ऑफ द बुक्स हैविंग फेयर वैल्यू हैविंग डेफिनेट लाइफ रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि आप ही ने रिकॉर्ड किया है। आगे हैविंग फेयर वैल्यू हैविंग इंडेफिनेट सिर्फ क्या करेंगे? अमोर्टाइज क्यों नहीं आ रहा? बात समझ आई? ये कॉन्सेप्ट था सीधा सीधा आपका किससे रिलेटेड? इंटेंजिबल। भाई आसान लगा? चलें जी अभी तुम सवाल अटेम्प्ट नहीं करना क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट बाकी है पर अभी टाइम समाप्त होता है। पर टेंजिबल ऑफ द बुक्स हो ही नहीं सकता है। सही है? हाँ ऑफ द बुक्स होते नहीं हवा में होते हैं हम पकड़ के लाते हैं। ठीक है जी हाँ हाँ बिल्कुल आएगा। चलिए शुक्रिया। हाँ हाँ भाई जानी अल्लाह हाफिज।